हेलो गाइस, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोहिनूर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईबी एसीआईओ का। तो देखिए, आईबी ने जो है अपना एसीआईओ का जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है। तो जो एग्ज़ाम होंगे वह 18, 19 और 20 फरवरी को होंगे। 3 दिन में इसका जो है एग्ज़ाम होगा। और इसका पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, इसका एक बार एग्ज़ाम हुआ था जो कि 15 अक्टूबर 2017 में हुआ था। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, वह किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और जो लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, वो यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है 3 साल के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं और 5 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो अब ये बहुत अच्छा पेपर है, जिसमें से 2012 का भी है, 2015 का, 2017 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि पूरा कंपाइल है। और सेल्फ एनालिसिस के लिए 5 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो आप जो है इसे मार्केट से आसानी से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि से 19 अगस्त 2017 का भारत आसियान युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, यह प्रश्न जो है 2017 का करंट अफेयर से संबंधित है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। तो जाहिर सी बात है 2017 के करंट पूछे गए थे, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को 2017 का जो पेपर है उसे हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, जो 14 से 19 अगस्त 2017 का भारत आसियान युवा सम्मेलन हुआ था, वो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2017 में आरंभ नाविका सागर परिक्रमा के अंतर्गत नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम ने विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा किस भारत निर्मित जलयान से की थी। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया है दुर्गा, दूसरा दिया गया है सिंधु, तीसरा है आईएनएसवी अम्बा, चौथा है आईएनएसवी तारिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएसवी तारिणी। यह जो टीम थी नाविका सागर परिक्रमा, इस टीम में जो है यह नौसेना महिला के अधिकारियों की एक टीम थी, जो कि विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा की थी। और यह जो आईएनएस तारिणी है, यह भारत जलयान द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है 28वां, 18 अगस्त 2017 को किस एशियाई देश ने इंटरनेट संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए अपना पहला साइबर न्यायालय आरंभ किया है। इसमें पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चाइना, तीसरा है साउथ कोरिया, चौथा है थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने जो है यह पहला देश एशियाई देश है जिन्होंने इंटरनेट संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए अपना पहला साइबर न्यायालय जो है आरंभ किया है। अगला प्रश्न पूछा है 18 अगस्त 2017 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान से उसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 500 अरब डॉलर का ऋण मिलने की घोषणा की है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा दिया गया है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, चौथा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए जो है एशियन डेवलपमेंट वित्त संस्थान से 500 अरब डॉलर का जो है ऋण की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है 18 अगस्त 2017 को दुबई में जारी नवीनतम आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी सर्वोच्च स्थान पर बना। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला है विराट कोहली, दूसरा है डेविड वार्नर, तीसरा है एबीडी विलियर्स, चौथा है जाय रूट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। विराट कोहली जो थे उस समय जो दुबई में जारी हुई थी आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विराट कोहली को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। और अक्टूबर 2018 में विराट कोहली 899 अंक के साथ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर हैं तथा 935 अंकों के साथ टेस्ट में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है पूछा है कि नॉटविल स्विट्जरलैंड में हुई पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में निम्न में से किसने भाला फेंकने में प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रिंस आहूजा,
दूसरा दिया गया है जतिंदर सिंह, तीसरा दिया गया है प्रकाश जयशंकर और चौथा दिया गया है कि आपका रिंकू हुडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिंकू हुडा। रिंकू हुडा जो है ये जो है पहले जो है प्रतियोगिता में जो है भाला फेंकने में रजत पदक जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न दिया गया है 32वां जो है, इसमें कहा गया है कि लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को अचल संपत्ति के अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017 के द्वारा केंद्र सरकार के अचल संपत्ति के अधिग्रहण के समय मुआवजे की देय रकम विनिमय के संशोधन का प्रावधान दिया गया। यह विधेयक मूल अधिनियम में एक संशोधन है जो प्रभाव में आया। ये जो अधिनियम इतना बड़ा है यह सर्वप्रथम कब जो है आया था, तो इसमें ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा दिया गया है 1951, तीसरा है 1950 और चौथा है 1904। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1952। यह जो है आया था 1952 में, इसका जो है प्रभाव, पहला प्रभाव जो है आया था। अगला प्रश्न है जुलाई 18, 2017 को लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान डाट में स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका जो है आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए जो है यह पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान जो है। तो देखिए अगला प्रश्न है 34वां जो है, मानव हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है कीवी, दूसरा दिया गया है डोडो, तीसरा दिया गया है पॉलस्की घोड़ा, चौथा दिया गया है मस्टर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डोडो। तो मानव हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा उदाहरण जो है डोडो पक्षी है। तो डोडो जो है मॉरिशस में पाया जाने वाला एक स्थानीय पक्षी था। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अधिक शिकार के कारण विलुप्त हो गया। अगला प्रश्न है 35वां, निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपायित करने में काम आता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल जो कि प्रकाश वोल्टिक सेल है, बी है सौर ऊष्मा सेल, तीसरा दिया गया है जैव ऊष्मा उत्पादन और चौथा है कि ए और बी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपांतरित यानी डायरेक्ट फैशन करने में काम आता है। इसमें जो है प्रकाश वोल्टिक सेल भी होता है और आपका सौर ऊष्मा सेल भी होता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे W से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका जो है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म है। इसके चौथे W का मतलब जो होता है वार्म से है। अगला प्रश्न है कि IPv6 एड्रेसेज हैव साइज ऑफ, यानी IPv6 एड्रेस का साइज क्या होता है। तो जो इसका जो साइज है, इसका इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 64 बिट्स का, 128 बिट्स का और 256 बिट्स का और 512 बिट्स का। तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है आईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए जो IPv6 है यह एक आईपी एड्रेस होता है और इसकी जो इसका जो बिट्स होते हैं, मतलब जो इसकी साइज है वह 128 बिट्स होती है और एक IPv4 इसका जो एड्रेस का जो साइज होता है वह 32 बिट्स होता है। तो यानी IPv6 का जो एड्रेस होगा वो जो है आपका 128 बिट्स होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8, भारतीय संविधान मान्यता देता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा कह रहा है केवल भाषिक अल्पसंख्यकों को, तीसरा कह रहा है धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को और चौथा कह रहा है धार्मिक, भाषिक और जातीय अल्पसंख्यकों को। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को, क्योंकि ना तो ये केवल
धार्मिक को कहता है और न केवल भाषिक को कहता है, और चौथा जो है इसमें जातीय जो है इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को। तो देखिए इसे भारतीय संविधान जो है धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, यह जो है बात सही है। संविधान का जो अनुच्छेद 30(1) है, यानी अनुच्छेद आपका संविधान का अनुच्छेद 30 का जो ए है, इसमें कहा गया है कि धर्म या भाषिक अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। इसमें जो है एक अधिकार देता है। और अनुच्छेद जो 30 का बी है, इसमें कहता है कि यह प्रावधान है कि शिक्षा संस्थानों में सहायता देने में राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को प्रबंध में है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है कि इस मुगल शासक के शासनकाल में शासक के प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दूसरा मतलब कह रहा है कि हिंदू को रोजगार दिया गया था, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी जो हैं यानी 33% जो थे मनसबदार नियुक्त थे। यह अकबर के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब ने कुरान शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है एवं शाही दरवेश भी कहा गया था। इसने अपने शासन के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन एवं 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो जो अकबर ने एक मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, तो यह जो है आपके किस देश से ली गई थी? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला अफगानिस्तान है, दूसरा तुर्की है, तीसरा मंगोलिया है, चौथा पारसिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। तो देखिए भारत में मुगल प्रशासन की अनुपम विशेषता अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा जो थी। तो मनसबदारी प्रथा ये मंगोलिया से ली गई थी। यह मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसके तहत मनसबदारों को अपने संरक्षण में एक निश्चित सेना रखना अनिवार्य था। जो मनसबदारी प्रथा थी इसका मतलब था कि जो था कि अपने संरक्षण में जो था एक निश्चित सेना रखना अनिवार्य था। अबुल फजल ने मनसबदारों की 33 श्रेणियों का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो मनसबदारी प्रथा का, इसका जो होगा मंगोलिया। तो अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा को मंगोलिया से लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसी दिल्ली के 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा है शम्स-ई सिराज अफीफ, और तीसरा है मिनहाज उज सिराज, और चौथा है अमीर खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी कहा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा, उत्तर प्रदेश, एटा जो है जिला है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इनका जन्म जो है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें खड़ी बोली एवं तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक 8 सुल्तानों की सल्तनत को देखा। इनकी रचनाएं जो हैं तुगलकनामा और आईने अकबरी जो है, और आईने सिकंदरी और खजाइन उल फुतूह आदि हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा था? तो पहला दिया गया है अनुच्छेद 143, दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 132, तीसरा दिया गया है अनुच्छेद 138, चौथा दिया गया है अनुच्छेद 136। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद 143 में हम जानते हैं क्या है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श या राय लेने का अधिकार देता है। इसमें जो है उनको 2 जो है श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय या परामर्श लेने का जो है अधिकार देता है। पहला है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, और दूसरा तब लेता है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता हुआ या प्रतिबंध आदि, मतलब इस मामले पर जो विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उस समय जो है यह उच्चतम न्यायालय भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है जीवन और निजी स्वाधीनता का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इसके जो प्रश्न है, गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन और निजी स्वाधीनता का अधिकार। जीवन और निजी स्वाधीनता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुछ अधिकारों की घोषणा की, जिसमें निजता एवं निजी स्वाधीनता का अधिकार सम्मिलित है। इसी के अर्थ में गोपनीयता निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत होता है। अगस्त 2017 में जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 9 जजों की खंडपीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि टेलीफोन टेप करना व्यक्ति की एकांकता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। एकांकता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में सम्मिलित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन और निजी स्वाधीनता का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो है मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है, जो कि गोपनीयता का एक अधिकार है। अगला प्रश्न है आर्टिकल नंबर 44। इसमें कहा प्रश्न नंबर 44। इसमें कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें पहला दिया गया है 3 माह, दूसरा दिया गया है 6 माह और तीसरा दिया गया है 4 माह और चौथा दिया गया है 100 दिन। इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। तो देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है। तीसरा कह रहा है कि घटता मुद्रा संचरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। चौथा कह रहा है कि बढ़ता मुद्रा संचरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यह जो है कथन सही है, यानी घटता मुद्रा संचरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। यानी अगर मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाएगा तो मुद्रा अगर बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति जो है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ेगी। जब मुद्रास्फीति कम होगा मुद्रा कम होगा यानी मुद्रास्फीति जो है कम होगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया गया है बढ़ता मुद्रा संचरण स्फीति को नियंत्रित करता है, सरासर गलत है। और इसमें भी दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है। ये पूरी भूमिका जो होती है आरबीआई की ही होती है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है यह आरबीआई की एक जिम्मेदारी है। और इसमें पहला जो दिया गया है ऑप्शन, भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आरबीआई की जिम्मेदारी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घटता मुद्रा संचरण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा दिया गया है आर्थिक मामलों का विभाग, तीसरा दिया गया है श्रमिक ब्यूरो, चौथा दिया गया है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। इसमें कह रहा है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन लाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि इसके नाम से ही प्रचलित है औद्योगिक श्रमिकों के लिए। तो जो है यह जो है लेबर ब्यूरो जो है यह सूचकांक जो है लाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 47वां, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? यानी गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो बहुमूल्य खनिज से, दाल से, जूट से, बागवानी से। जो स्वर्ण क्रांति है यह आपके जो है बागवानी से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्टिकल्चर यानी बागवानी। अगला प्रश्न है, एक देश को ऋण के जाल में फंसा कहा जाता है, यानी ए कंट्री इज सेड टू बी इन ए डेब्ट ट्रैप इफ, कब कहा जाता है? अगला प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि व्यापक प्रभाव को कम करता है, दूसरा है यह अप्रत्यक्ष व्यापक कर है, और तीसरा है आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य है। इसका जो देखिए इसमें कौन कौन से जो है इसके जो दिए गए हैं ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है वह ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है। इनमें से सभी सही हैं क्योंकि व्यापक प्रभाव को यह कम करता है यानी, और यह एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगर कोई पूछता है कि जीएसटी कैसा टैक्स है, यह एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा है? यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी में छूट प्राप्त होता है। यह जो है मदिरा और पेट्रोल में मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी में छूट मिलता है। और आम घरेलू जो कि कॉमन डोमेस्टिक मार्केट को तैयार करने का इसका भी लक्ष्य होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत में व्यापारांतर आयात और निर्यात के कुल मूल्य का अंतर में वर्तमान लेखा घाटे का मुख्य कारण है। पहला दिया गया है कि तेल और पेट्रोलियम के आयात में वृद्धि, और दूसरा दिया गया है कि सोने और चांदी के आयात में वृद्धि, और तीसरा दिया गया खाद्य अनाजों के आयात में वृद्धि, और चौथा दिया गया है लौह और इस्पात के आयात में वृद्धि। इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे? इसमें केवल ए एंड बी मतलब ए और बी जो है सही होंगे और बाकियाँ सब गलत होंगे। यानी तेल और पेट्रोलियम के आयात में वृद्धि होती है, सही है। सोने और चांदी के आयात में भी वृद्धि होती है, लेकिन खाद्य अनाजों के आयात में वृद्धि नहीं होती बल्कि यहाँ से निर्यात किया जाता है। और लौह और इस्पात के आयात में वृद्धि होती है, ये भी गलत है क्योंकि लौह और इस्पात का निर्यात किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी। चलिए आज के लिए इतना ही, और जितना आपका नंबर आप मिला कर बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।